एवरीवन एंड वेलकम बैक टू काउंसलर। जैसा कि हम क्लास 10 के बाद बायो स्ट्रीम से या फिर क्लास 12 के बाद जो भी बच्चे मेडिकल स्ट्रीम से हैं उनके सारे करियर ऑप्शंस को, करियर पॉसिबिलिटीज़ को और एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ को हम देख चुके हैं। उन पे सारी वीडियोस बन चुकी हैं। अब हम क्लास 10 के बाद जिन बच्चों ने मैथ्स ऑप्ट की है या फिर इंजीनियरिंग के कोई भी कोर्सेज़ को वो करने जा रहे हैं और इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी ब्रांचेस हैं उनमें क्या क्या करियर पॉसिबिलिटीज़ है और उसमें टॉप रिक्रूटर्स या फिर एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ क्या क्या हैं, अब हम उन पे बातें करेंगे या फिर उनके सारी चीज़ों को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं इंजीनियरिंग में काफ़ी सारे ब्रांचेस होती हैं, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एक्सेट्रा। तो उन सब चीज़ों पे अब लाइन से एक एक करके वीडियोस आएंगी। इस वीडियो का जो हमारा इंजीनियरिंग में पहला करियर ऑप्शन है या फिर ब्रांच है वो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। एरोस्पेस आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जितनी भी चीज़ें एयर ट्रेवल से रिलेटेड हैं या फिर एयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आती हैं। जैसे कि आपके एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, एयरशिप्स हैं, मिसाइल्स हैं, स्पेस शटल्स हैं और जो भी चीज़ें एयर में ट्रेवल करती हैं वो सारी चीज़ें। इसमें से पहला है आपका एयरक्राफ्ट डिज़ाइनर। इसमें आप एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करते हो, चाहे कोई प्लेन हो, चाहे कोई हेलीकॉप्टर हो, कुछ भी हो, वो कैसा दिखेगा या फिर उसमें क्या क्या सेफ्टी फीचर्स रहेंगे, उसकी एरोडायनेमिक्स क्या रहेगी, उसकी फिज़िक क्या रहेगी, उसकी जो भी सारे सिस्टम उसमें कैसे इन्वॉल्व होंगे, कैसे चीज़ें होंगी, सारी चीज़ डिज़ाइन करना एक एयरक्राफ्ट डिज़ाइनर का काम होता है। सेकेंड है आपका मैन्युफैक्चरिंग। डिज़ाइनिंग के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। उस चीज़ को मार्केट के यूज़ के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग करना, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे एयरक्राफ्ट की डिज़ाइनिंग के बाद उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ होंगे, उसमें क्या किस टाइप की चीज़ लगेंगी या फिर किस टाइप के इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स यूज़ किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें तय होने के बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है। वो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग में। थर्ड है आपका एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। एयरक्राफ्ट जैसे आप जानते हैं जो ऑलरेडी समय चल रहे हैं या फिर जो नए बनेंगे उनमें कोई ना कोई ख़राबी आती ही रहेगी, कोई ना कोई गड़बड़ी होती ही रहेगी, तो उनके मेंटेनेंस के लिए भी ये एक करियर ऑप्शन, करियर पॉसिबिलिटी है आपके एयरस्पेस इंजीनियरिंग में। लास्ट है आपका एयरक्राफ्ट सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं एक एयरक्राफ्ट में काफ़ी सारे सिस्टम्स होते हैं, उसमें काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, रडार होते हैं, सेंसर्स होते हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशंस की मशीन्स होती हैं। इन सारी चीज़ों पे काम करना, उन सारी चीज़ को डिज़ाइन करना, बनाना, ये सारी चीज़ें भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आती। इंजीनियरिंग में जो भी एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ हैं, टॉप रिक्रूटर्स हैं या फिर जो भी फील्ड्स हैं जहाँ आपकी एम्प्लॉयमेंट लगती है या फिर आपका रिक्रूटमेंट होता है वो ये है। जिसमें है पहला आपका एयरलाइंस। एयरलाइंस जैसे आप जानते हैं वो कंपनीज़ होती हैं या फिर सर्विसेज होती हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट आपको ले जाने के लिए या फिर आपके पार्सल डिलीवरी को ले जाने के लिए अपने एयर ट्रांसपोर्ट्स को देती हैं। इसमें कुछ कंपनियां हैं जो बहुत बड़ी हैं, जैसे कि एयर इंडिया, बोइंग है, ऐसे काफ़ी कंपनीज़ हैं जो अपने प्लेन्स को, अपने हेलीकॉप्टर्स को इस सर्विसेज में लगाती हैं ताकि हमारा पूरे वर्ल्ड में कनेक्शन अच्छे से बना रहे। सेकेंड है हमारा एयरफोर्स। जैसा कि आप जानते हैं आर्मी का अपना खुद का एक एयर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, उसमें काफ़ी बड़े बड़े प्लेन्स हैं, जेट फाइटर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनसे वो ट्रूप्स को और अपने पैकेजेस को, डिलीवरीज़ को, सामान को जो भी वॉर में यूज़ होता है उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो उसमें भी एरोस्पेस इंजीनियर की हेल्प चाहिए रहती है, बिकॉज वही रिस्पॉन्सिबल होता है उन सारे जितने भी एयर ट्रांसपोर्ट्स हैं, उन सारे प्लेन्स को, हेलीकॉप्टर्स को मेंटेन रखने में, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। थर्ड है आपका गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट रिसर्च में। जैसे कि मैंने बताया कि आर्मी में एयरप्लेन का यूज़ होता है, जेट फाइटर्स का यूज़ होता है, तो ऐसे ही रिसर्च में भी एक एरोस्पेस इंजीनियर का काफ़ी यूज़ है। उसका काम बेसिकली ये होता है जितनी भी हमारी एयर ट्रांसपोर्ट के जितने भी इस समय चल रहे व्हीकल्स हैं, जो भी प्लेन्स हैं, उनको कैसे हम और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे वो ज़्यादा लोगों को पैसेंजर को ले जा सके और कम से कम लागत में वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। फोर्थ है आपका हेलीकॉप्टर्स कंपनी। हेलीकॉप्टर्स आप जानते हैं काफ़ी तरह के होते हैं, वर्क करने के लिए, अलग अलग टास्क के लिए, स्पेशल टास्क के लिए, लोड उठाने के लिए, अटैक हेलीकॉप्टर, इस अलग अलग टाइप के हेलीकॉप्टर्स होते हैं, तो उनको मेंटेन करना, उनकी डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ संभालना एक एरोस्पेस इंजीनियर के काम होता है। फिफ्थ है मिसाइल्स। जैसा कि आप जानते हैं मिसाइल्स का यूज़ वॉर में बहुत ज़्यादा किया जाता है, इससे काफ़ी नुकसान होता है दुश्मनों को। जनरली मिसाइल्स को एरोप्लेन और एयरक्राफ्ट ही कैरी करते हैं अपने साथ। एक एरोस्पेस इंजीनियर जो इसमें एक्सपर्ट होता है वही सारी चीज़ों को सेट कर सकता है सही से कि कौन सी मिसाइल किस एयरप्लेन के साथ जा सकती है या फिर नहीं जा सकती है। ये सारी चीज़ें तय करना भी एक एरोस्पेस इंजीनियर
के वर्क प्रोफाइल में आता है। फिफ्थ है आपका स्पेस क्राफ्ट एंड शटल्स। स्पेस क्राफ्ट जो कि हमारे गैलेक्सी में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, इन सारी की डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग में एक एयरोस्पेस इंजीनियर का काम होता है। एयरोस्पेस इंजीनियर का रिक्रूटमेंट दोनों ही सेक्टर में होता है, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी। प्राइवेट में भी जैसे ये कुछ कंपनियां हैं, बोइंग हैं, अलग अलग कंट्रीज़ की अपनी एयरलाइंस हैं, एयरबीएनबी है, ये सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट होता है। और गवर्नमेंट में जैसे DRDO है, इसरो है, नासा है, HAL है, इन सारी कंपनीज़ में, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन में भी एक एरोस्पेस इंजीनियर की ज़रूरत होती है जो कि स्पेसिफिकली इन्हीं सारी चीज़ों से डील करने के लिए बनाई गई है। इसमें जो आपकी डिग्री रिक्वायरमेंट होती है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, वो प्राइमरी BTech है और सेकेंडरी आपकी MTech है। आप ये डिग्री करने के बाद एक एरोस्पेस इंजीनियर बन जाते हो और इन जगहों पे आपका रिक्रूटमेंट होता है। करते हैं सबसे मेन चीज़ की, जिसके लिए कोई भी एक पर्सनल अपना करियर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बनाना चाहेगा या फिर नहीं, वो है सैलरी इनसाइट की। सैलरी इनसाइट में आपको ये बता दूं मैं कि जब आप एक फ्रेशर होते हो या फिर BTech करने के बाद निकलते हो या फिर MTech करने के बाद निकलते हो, तो आपको जो इनिशियल पे मिलती है वो 5 to 6 लाख पर एनम होती है। मीन्स आपको एक साल में 5 से 6 लाख रुपए मिलते हैं, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस में, प्राइवेट में भी एज वेल एज गवर्नमेंट में भी। गवर्नमेंट में थोड़ा ये हाई भी हो सकता है, थोड़ा लो भी हो सकता है, वो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपने अपने कोर्स के ड्यूरेशन के टाइम पे अपने आप को कितना इम्प्रूव किया है और आप कितने कैपेबल हो चीज़ों को संभालने के लिए। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है, स्किल्स अच्छे से डेवलप किए हैं अपने, तो आपकी पेमेंट थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, बिकॉज आपको हो सकता है आपको प्रोजेक्ट्स डायरेक्ट दिए जाएँ या फिर आपको पहले अंडर में किसी के अंडर में प्रोजेक्ट करना हो, फिर बाद में डायरेक्ट प्रोजेक्ट मिले। सेकेंडली, जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो इस फील्ड में, आपको काफ़ी टाइम स्पेंड कर लेते हो, 3 से 4 साल का या फिर और ज़्यादा टाइम इस फील्ड में अलग अलग कंपनियों में काम करते हुए या फिर प्रोजेक्ट को डेवलप करते हुए एक्सपीरियंस हो जाते हो, तब आपकी पे 10 से 12 लाख पर एनम हो जाती है। आपको ये थोड़ा कम लग रही होगी, बिकॉज मैंने अपनी वीडियो में ऑनेस्टली सारी चीज़ें दी हैं। मैंने कोई हाइप नहीं क्रिएट की है कि आपको ये कोर्स करने के बाद आपको इतनी बड़े अमाउंट के पैसे मिलेंगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये एक ऑनेस्टली वो पे है जो हर एक इंजीनियर को मिल ही जाती है अगर उसने अपने कोर्सेज़ को सही से किया है और वो सच्चा इंजीनियर बन पाया है। तो ऐसा नहीं है कि उसने अपने कोर्स के दौरान चारों साल जितना भी आपका ड्यूरेशन हो कोर्स का उसमें मस्ती की हो, अंत में वो ये एक्सपेक्ट करें कि आपको इतनी सैलरी मिले, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई की है, आपने स्किल डेवलप की है, तो आपको इतना पे ज़रूर मिलेगा। फ्रेशी के लिए 5 to 6 लाख पर एनम और एक्सपीरियंस के बाद 10 to 12 लाख पर एनम। प्लस अगर आप गवर्नमेंट में जॉब पाते हो इसरो, DRDO, HAL में, तो आपको उसके गवर्नमेंट होने की वजह से आपको काफ़ी सारे पर्क्स भी मिलते हैं जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हो। उसके अलावा आप जितने नॉलेजेबल रहते हो इस फील्ड में, जितना वर्क कर सकते हो, जितने प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, आप जितने पैशनेट रहते हो इसमें, उसके अकॉर्डिंग भी आपकी पे बढ़ती रहती है। पूरी कंप्लीट डिटेल्स एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, अगर आपको ये फील्ड अच्छी लगती है, एरोस्पेस, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स अगर आपको पसंद हैं, आप उनमें अपना करियर बनाना चाहते हो, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग को ज़रूर ट्राई करें। उसके अलावा जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं, चाहे जॉब के लिए, बेटर लाइफस्टाइल के लिए या फिर टूरिज़्म पर्पज़ से ही, लेकिन वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो जैसे जैसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है एयर ट्रैवल के लिए, उनके डिलीवरीज़ के लिए, सामान के लिए, वैसे वैसे ही इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। सो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आने वाले समय के लिए, और इस समय भी इसमें डेवलपमेंट भी बहुत हो रहा है हर एक तरफ से। आर्मी में भी, ऐसा आप जानते हैं, एयरक्राफ्ट में काफ़ी डेवलपमेंट किया जा रहा है लगातार। सो उसमें भी एक रेवोल्यूशनरी चेंज आने की उम्मीद है। अगर वो आती है तो फिर बहुत सारे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। करियर ऑप्शन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उसके अलावा जो भी हमने बायो की सीरीज़ के सारे करियर ऑप्शंस को ख़त्म किया था, वो आप चैनल पे सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको काम की लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।